हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और एक हमारी बहन थी जो किसी जॉब में करती है, किसी गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी वो जॉब कर रही थी। तो वो मुझसे पूछी थी कि दी ये बताइए कि हम वो जॉब छोड़ करके मुख्य सेविका ज्वाइन करें या ना करें। वो शायद आरपीएफ में थी। तो उन्होंने पूछा था कि उस जॉब को छोड़ करके हम इसमें जॉब करें या ना करें। दी ये बता दीजिए इसमें क्या क्या काम करने होते हैं, कैसे काम करने होते हैं, आप थोड़ा डिटेल बता दीजिए तो मैं इस जॉब को छोड़ दूँ। तो मैं उनके कमेंट को यहाँ लगा भी दूंगी और मैं उन्हीं के सवालों का जवाब, और उन्हीं क्या आप में से भी बहुत सारे लोग किसी न किसी जॉब में होंगे। तो और उस जॉब को छोड़ आपके मन में ये चल रहा होगा कि हम मुख्य सेविका की तैयारी कर ले, मुख्य सेविका की जॉब ले लें, क्योंकि कई जिले अभी भी ऐसे हैं जहाँ ज्वाइनिंग हुई नहीं है। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आए थे। तो पहले तो मुख्य सेविका की मैं पे स्केल बता देती हूँ। मैं मुख्य सेविका की जो पे स्केल है वो 2800 पे ग्रेड की है। तो आप गेस कर सकते हो कितनी सैलरी है इसकी। दूसरी चीज़ ये है इसमें पेट होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही हो। मुख्य सेविका में क्या क्या वर्क करने होते हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो मैंने बहुत शार्ट में बताया था कि कौन कौन से वर्क आपको करने होते हैं। केवल मैंने पोस्टर ट्रैकर को ही डिस्क्राइब किया था। तो चलिए मैं आपको डिटेल में आज समझा देती हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं भी अभी चयनित मुख्य सेविका हूँ। तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं है। हाँ, जितनी एक्सपीरियंस है, जितना मुझे बताया गया है कि ये वर्क आपको करना है, उतनी चीज़ें मैं आपसे शेयर, इससे ज़्यादा भी आपको वर्क करने पड़ सकते हैं। तो पहली चीज़ जो होता है ना वो ये होता है, सबसे पहली चीज़ होता है बच्चों को एनआरसी में एडमिट कराना। आपको अपने सेक्टर से हर महीने, मतलब हर ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कितने मुख्य सेविका, जैसे पहले कम संख्या थी अब तो ज़्यादा हो गया है। तो हर दूसरे तीसरे महीने आपको अपने सेक्टर से एक बच्चा देना ही देना है। मतलब एक ब्लॉक से हर महीने बच्चा एनआरसी में एडमिट होना चाहिए। एनआरसी में यानी कि जो बच्चे कुपोषित होते हैं ना, वो उनकी लंबाई नहीं बढ़ती, उनके उम्र के हिसाब से उनका वेट नहीं होता, उम्र के हिसाब से उनकी हाइट नहीं होती। तो ऐसे बच्चों को रेड रेड में रखा जाता है। और ऐसे बच्चों को हम लोग सैम बच्चे बोलते हैं। तो सैम बच्चों को एनआरसी में एडमिट कराना ये मुख्य सेविकाओं का पहला काम होता है। और सबसे डिफिकल्ट काम भी यही होता है, क्योंकि लगभग मिनिमम 7 दिन, मैक्सिमम 14 दिन तक एडमिट कराना होता है, जो कि गार्जियन मानते ही नहीं हैं, जल्दी हो जाते नहीं है। क्योंकि गांव के में क्या होता है ना, वो गार्जियन समझते ही नहीं है कि हमारे बच्चे को फ्री में ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो लाओ हम एडमिट करा दें, मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। और पता है एनआरसी में एडमिट कराने के बाद आपको भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि कुपोषित बच्चा था और पता नहीं क्या वो देश के लिए बनता। तो अगर आपने उसको स्वस्थ करा दिया तो देश का एक अच्छा नागरिक बन गया। तो पहला जो काम होता है वो एनआरसी में एडमिट कराना, जो कि टफ नहीं होता अगर आप कन्विंस कर ले जाते हो, क्योंकि जल्दी गार्जियन ले नहीं जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उनको कैसे समझाते हो, कैसे क्या करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपके ब्लॉक से हर महीने एक बच्चा जाना ही चाहिए। तो ऐसे एक ब्लॉक पर कई सारे सेक्टर होते हैं, तो उसमें अब तो बहुत सारी हमारी बहनें आ गई हैं। तो अगर 5-6 हैं तो आपका ऐसे ऐसे करके अगले महीने हर तीसरे चौथे महीने में आपका नंबर आएगा। यानी उस ब्लॉक से एक बच्चा एनआरसी में जाना चाहिए। ये हो गया। दूसरा जो काम होता है वो विजिट करना, आंगनबाड़ी केंद्रों का विजिट करना, कि वो आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलते कि नहीं खोलती हैं, बच्चों को एजुकेशन। क्योंकि आपको पता है कि अब हमारी जो सरकार की पहल है ना वो ये है कि खेल भी पढ़ाई भी, बच्चों को गतिविधियां भी करानी है इंटरेस्टिंग, और पढ़ाई भी उनको सिखानी है। जैसे पढ़ाई में भी आप जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, छोटा बड़ा, ये सारी चीज़ें भी आपको धीरे धीरे सिखानी है चित्रों के माध्यम से। तो पढ़ाई, खेल भी और पढ़ाई भी हमारी सरकार बढ़ावा देती है।
तो जब आप विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो साफ सफाई है वो है कि नहीं है, और प्रॉपर टाट पट्टी या भी बहुत सारे जगहों पर बेंच, बच्चों के खिलौने और बाल वाटिका, क्योंकि अब आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका का भी नाम दिया जाता है। तो वहाँ अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगे, मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको विजिट करनी है। और दूसरी चीज, तीसरी चीज़ ये है, आपको हॉट कुक पर भी ध्यान होता है कि हमारे जैसे प्राइमरी में बच्चों को भोजन मिलता है वैसे हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी भोजन मिलता है। तो इसका भी हमें मूल्यांकन करना होता है कि हमारे बच्चों को भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो भी देते हैं राशन, तो वो दिए कि नहीं दिए हैं, केंद्रों तक आया कि नहीं आया, बच्चों को भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसका भी आपको मूल्यांकन करना होता है। चौथी चीज़, आपको BHSND का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपको पता है कि बुधवार, मंगलवार इन सब डे में टीकाकरण ही होता है, तो उस पर भी आपको विजिट करना है कि वहाँ जो भी जरूरी चीज़ें होती हैं वो है कि नहीं है, आंगनबाड़ी वहाँ प्रेजेंट है कि नहीं है, और ये इन सब का भी आपको विजिट करना होता है। और दूसरी चीज़ है ये कि आपको पोषण ट्रैकर पर भी, सबसे इम्पोर्टेंट काम पोषण ट्रैकर ही होता है, वहाँ भी आपको देखनी है, आपको मंथली रिपोर्ट देनी रहती है कि बच्चों की जो वजन लंबाई की फीडिंग है वो की गई कि नहीं की गई। CB भी होता है, BHSND भी होता है, क्योंकि आपको पता है हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे इवेंट भी कराती हैं, गोद भराई, अन्नप्राशन। तो गवर्नमेंट के द्वारा ही एक शेड्यूल जारी होता है कि महीने में इस डे में गोद भराई और अन्नप्राशन रखा जाएगा। तो आपको पता है कि ग्राम पंचायत में, मतलब हर ग्राम पंचायत में या हर सेक्टर में कोई ना कोई प्रेग्नेंट लेडी होती ही होती हैं, तो उनके गोद भराई का भी कार्यक्रम किया जाता है। और आपको पता है कि 6 महीने के बाद बच्चे को ऊपरी आहार दिया जाता है, तो उसके लिए अन्नप्राशन का भी रहता है। तो उसमें भी आपको पूरी चीज़ें अच्छे से मॉनिटरिंग करनी है कि ये इवेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको सारी रिपोर्ट अपने CDPO को देनी होती है। और तो मुझे लगता है कि वर्क इसमें भी है, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्क है। आपको आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जो CL होता है वो भी तैयार करना है कि कितनी, क्योंकि केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र ना जल्दी खुलती नहीं है, तो उस पर भी आपको लगातार काम करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत रहती है, जब आप हैबिचुअल हो जाते हो और उनको भी पता हो जाता है कि हमारी जो मैम है, सुपरवाइजर मैम है, काफ़ी टाइट रहती हैं, मॉनिटरिंग करती हैं, तो वो भी काम प्रॉपर वे में करेंगी। तो मुझे लगता है स्टार्टिंग में थोड़ा आपको बर्डन लगेगा। जब काम आप भी 2-3 महीने मेहनत कर लेंगे तो काम स्मूथली तरीके से चलने लगेगा, तो आपको भी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यही सारी चीज़ें हैं। कभी कभी CDO मैम के द्वारा भी बुला लिया जाता है DNC बैठक में, तो वहाँ भी आपको सेक्टर वाइज रिपोर्ट, अपने सेक्टर की ही रिपोर्ट देनी रहती है कि इतने इतने बच्चों को THR। हाँ, सबसे और भी डिफिकल्ट काम अगर होता है तो THR वाला, क्योंकि पहले तो ऐसे ही राशन दे दिया जाता था। अब उनकी फेस को लेकर के जितने लाभार्थी होंगे उन्हीं के फेस अगर मैच करेगा तभी राशन दिया जाएगा। तो नेटवर्किंग भी समस्याएं रहती हैं जिस पर काम हो रहा है। और THR वाला के सबसे मेन मुद्दा है, क्योंकि ये फीडिंग जल्दी होती नहीं है, तो इस पर भी आपको बहुत मतलब कस के मेहनत करनी है, तब जा करके एक शेड्यूल बन पाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस और मैं फ्रेश भी हो गई हूँ। मैं डेली सोचती हूँ कि आप लोगों के लिए ब्लॉग लाऊं, बट हो नहीं पाता, क्योंकि अब तो लगातार काम ही हो जाते हैं। 10 से 5 तो वहाँ रहना पड़ता है, उसके बाद में आओ तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरे में क्या ही शूट करे, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन फिर मैं कोशिश करूँगी। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। बाय बाय बहनों।